पहले रिकॉल करा देता हूँ यार, हमने लास्ट क्लास में क्या क्या कर लिया था। मैंने आपको लास्ट क्लास में टॉपिक कराया था इंटरफेरेंस थ्रू द थिन फिल्म्स। मैंने आपको कहा था कि यार हमें क्या चाहिए, बेसिकली हमें कोहेरेंट वेव्स चाहिए। तो अगर हमें कोहेरेंट वेव्स चाहिए तो हमें क्या करना है, हमें दो वेव्स को प्रोड्यूस करना है फ्रॉम द सिंगल पेरेंट सोर्स। तो इसके लिए हमने क्या किया था, हमने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट यूज किया था थ्रू द थिन फिल्म्स। मैंने कहा कि सपोज ये हमारे पास एक थिन फिल्म है। डायग्राम को थोड़ा बस बड़ा बनाया था, अदरवाइज हमें अज्यूम करना है कि ये थिन फिल्म है। इसकी थिकनेस है कुछ ना कुछ टी, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कुछ ना कुछ न्यू। तो मेरे को बताओ क्या कॉन्सेप्ट था इंटरफेरेंस थ्रू दी थिन फिल्म्स का, और क्या क्या कंडीशन आई थी डार्क फ्रिंजेस और ब्राइट फ्रिंजेस की। सर, जब लाइट इस थिन फिल्म से पास कर रही थी वो पार्शियली रिफ्लेक्ट और रिफ्लेक्ट कर रही थी, अब्जॉर्प्शन भी हो रही थी, और उसके बाद जब वो बाहर निकल रही थी तो वो कोहेरेंट वेव्स प्रोड्यूस कर रही थी। अरे क्या बात है भैया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स न्यू। भैया बस कॉन्सेप्ट देखते जाओ जो मैं बता रहा था कि यार ये लाइट रे फॉल डाउन करेगी, ये पार्शियली रिफ्लेक्ट करेगी, पार्शियली रिफ्रैक्ट करेगी। तो मैंने कहा कि सपोज ये कर गई पार्शियली रिफ्लेक्ट, लेकिन ये कुछ ना कुछ पार्शियली रिफ्रैक्ट भी कर जाएगी। फिर सेकंड केस में भी वही होगा, ये कुछ पार्शियली रिफ्रैक्ट करेगी, कुछ पार्शियली रिफ्लेक्ट करेगी। फिर से वही पार्शियली रिफ्रैक्ट और पार्शियली रिफ्लेक्ट। तो हमारे पास इस टाइप से दो ट्रांसमिटेड रेज आ जाएंगी और दो रिफ्लेक्टेड रेज आ जाएगी। हमारे पास ये दो आ जाएगी रिफ्लेक्टेड रेज R1 R2, और ये आ जाएगी हमारे पास ट्रांसमिटेड रे T1 T2। अब R1 R2 भी एक हमारी कोहेरेंट वेव्स की तरह काम करेगी, और T1 T2 भी हमारा एक कोहेरेंट वेव्स की तरह काम करेगी। तो अगर मैं इन दोनों को सुपरपोज करा दूं तो हमें फिर से इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेंगे। अब आपको याद हो यार, मैंने आपको बताया था कि आर वन और आर टू में से अगर मैं डिफरेंस पूछूं कौन सी लेंथ बड़ी है, R1 या R2। R2। R2 लेंथ बड़ी है। और अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे को मिलेगा एक पाथ डिफरेंस। तो अगर मेरे को ये पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करना है तो बेसिकली मेरे को R2 - R1 को सब्ट्रैक्ट करना है। लेकिन अब मैं आपको इसमें एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, मैंने डायरेक्टली आपको कंडीशंस तो बता दी थी, लेकिन अब कॉन्सेप्ट भी देखो। यार इसमें क्या होगा, हमारे पास मैंने आपको बताया था कि स्टोक्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर कभी भी लाइट रे रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्ट कर रही है तो उन दोनों के बीच में एक फेज डिफरेंस आ जाएगा, एक पाथ डिफरेंस आ जाएगा। वो एडिशनल पाथ डिफरेंस कितना आएगा वो हमारा स्टोक्स लॉ ने बताया। रिपीट कर रहा हूं, R1 और R2 में पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे तो ये R2 - R1 तो करना ही पड़ेगा, नो डाउट। लेकिन स्टोक्स लॉ ने क्या कहा कि यार सिंस ये लाइट रे R1 डायरेक्ट रिफ्लेक्शन से आ रही है, लेकिन ये लाइट रे R2 हमारी रिफ्रैक्ट होके आ रही है, तो रिफ्रैक्शन की वजह से इसमें एक एडिशनल, ये पाथ डिफरेंस तो आएगा ही आएगा, लेकिन एक एडिशनल पाथ डिफरेंस और आएगा। और वो एडिशनल पाथ डिफरेंस कितने का होगा, वो सर, लैम्डा एडिशनल बाय पाथ 4। डिफरेंस होगा λ/2 का। तो हमारे पास उसने फाइनल कंडीशन क्या दे दी कि भाई व्हाट इज द फाइनल कंडीशन फॉर डार्क फ्रिंजेस एंड, पहले आप यहां लिख लो कि एडिशनल पाथ डिफरेंस आएगा हमारे पास, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। एडिशनल पाथ डिफरेंस विल बी इक्वल्स टू λ/2। और ये रिपीट कर रहा हूं, एडिशनल पाथ डिफरेंस किसके बीच में है, रिफ्लेक्टेड रेस एंड ये रिफ्रैक्टेड रे होने की वजह से। पहले यहां तक नोट डाउन करो फिर आगे बताता हूं। सर, आपने पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाय 4 लिखवाया था। नहीं नहीं, λ/2। ओके सर। भाई क्या बात है, बच्चे भागे जा रहे हैं। डन सर। डन, चलो। ये तो ऐसा लग रहा है कि क्या कहते हैं वो कौन सा बैच था उसकी बात चल रही, रैंकर्स बैच की। चलो डन। तो यार इससे हमें क्या पता चला, अगर अब मैं ब्राइट फ्रिंजेस के लिए कंडीशन निकालूं तो देखो बस ब्राइट फ्रिंजेस के लिए कंडीशन कैसे आई थी वो वाली। ब्राइट फ्रिंजेस, तो यार हमारे पास पाथ डिफरेंस आएगा, याद रखना। ये हमने R2 - R1 को सब्ट्रैक्ट किया है विद द हेल्प ऑफ ज्योमेट्री। इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट लगेंगे, एंगल आई, एंगल आर, इस तरीके से प्रूव करेंगे। तो हम डायरेक्टली फॉर्मूला लिख रहे हैं कि हमारे पास R2 - R1 करके क्या आएगा, 2 μ t cos r। क्या ये चीज समझ जाओगे ये कैसे आई है, 2 μ t cos r। और ये किस चीज की वैल्यू है, ये R2 - R1 की वैल्यू है। म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया फिल्म का, टी उसकी थिकनेस हो गई, और कॉस आर क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा। प्लस एडिशनल पाथ डिफरेंस कितने का होना चाहिए, λ/2 का होना चाहिए। और ब्राइट फ्रिंज के लिए कंडीशन क्या हुआ करती थी,
एन लैम्डा हुआ करती थी। अब मैं इसको इधर भेजूंगा तो हमारे पास ये कंडीशन ऑटोमेटिकली किसके टर्म्स में हो जाएगी, ये ऑटोमेटिकली लैम्डा बाई टू के टर्म्स में हो जाएगी। तो इसलिए मैंने आपको लास्ट क्लास में फॉर्मूला लिखवाया था कि हमारे पास पाथ डिफरेंस कितना आना चाहिए, 2n-1 लैम्डा बाई टू का। लेकिन यहाँ पे ये p की वैल्यू कितनी होगी, ये p की वैल्यू होगी 2 म्यू टी कॉस आर। एक बार चेक करो ये चीज समझ में आई है या रिपीट करूं? सर आ गई। ओके गुड। तो यार क्वेश्चन में ना, अब आपको क्वेश्चन किस टाइप का मिलेगा, आपको क्वेश्चन में एंगल ऑफ इंसिडेंस गिवन होगा। ये क्वेश्चन मिक्स क्वेश्चन आएगा, रिफ्रैक्शन प्लस इंटरफेरेंस का। आपको क्वेश्चन में एंगल ऑफ इंसिडेंस गिवन होगा, आपको कुछ ना कुछ एन की वैल्यू गिवन होगी, और आपको क्या करना पड़ेगा, पहले स्नेल्स लॉ लगा के एंगल आर निकालना पड़ेगा, फिर बाकी चीजें कैलकुलेट कर पाओगे। डन सर। डन। सेम चीज आ गई यस हमारे सर। पास डार्क फ्रिंजेस की। डार्क फ्रिंजेस के लिए हमारे पास क्या था, सेम इक्वेशन लिखूंगा मैं कि यार 2 म्यू टी कॉस आर, 2 म्यू टी कॉस आर प्लस लैम्डा बाई टू मस्ट बी इक्वल्स टू 2n-1 लैम्डा बाई टू। इस लैम्डा बाय टू को वहां भेजोगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो सिर्फ लैम्डा के टर्म्स में बच जाएगा। तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 2 म्यू टी कॉस आर, जो पाथ डिफरेंस था, इज इक्वल्स टू एन लैम्डा। इसलिए मैंने कहा था कि जो हमारी जनरल कंडीशन थी, यहाँ पे बस वो इंटरचेंज हो रही है। हमारी ये जनरल कंडीशन होती है ब्राइट फ्रिंज की, लेकिन यहाँ पे ये बन गई डार्क फ्रिंजेस की। ये कंडीशन होती है डार्क फ्रिंजेस की, लेकिन यहाँ पे ये कंडीशन बन गई है ब्राइट फ्रिंजेस के लिए। डन सर। डन। चलो भैया बहुत डन बढ़िया। सर। आ जाते हैं अब नेक्स्ट पार्ट पे, बस इंटरफेरेंस हमारा खत्म हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्रिंजेस, इस पे मोस्टली आपका न्यूमेरिकल नहीं आता है, इस पे मोस्टली आपका आता है कॉन्सेप्चुअल पार्ट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्रिंजेस। यार मैंने आपको बताया था, मेरे को याद दिला दो आपको याद है या नहीं, व्हाट इज ऑप्टिकल लेंथ? ऑप्टिकल लेंथ क्या होता है? सर लेंथ ऑफ द लाइट रे इन द वैक्यूम, कितना उसने डिस्टेंस कवर किया। वेरी गुड। कि अगर हमारी कोई भी लाइट रे किसी एक मीडियम में ट्रेवल कर रही है किसी एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि कोई एक लाइट रे है जो ट्रेवल कर रही है किसी एक ग्लास स्लैब में 2 सेकंड के लिए, तो अगर मैं उसी लाइट रे को वैक्यूम में ट्रेवल कराऊं तो डेफिनेटली वो ज्यादा लेंथ कवर करेगी, क्योंकि वैक्यूम में ज्यादा स्पीड होती है लाइट की। तो वो कितना ज्यादा लेंथ कवर कर लेगी वैक्यूम में इन कंपैरिजन टू ग्लास स्लैब, वो होता था हमारा ऑप्टिकल पाथ, ऑप्टिकल लेंथ। तो ऑप्टिकल लेंथ का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, क्या फॉर्मूला था ऑप्टिकल लेंथ का? सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू टी टाइम। वेरी गुड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू टी। बस इधर उसी चीज का यूज करना है। क्या यूज करना है यार, हमने अभी इंटरफेरेंस में यही पढ़ा हुआ है कि हमारे पास यहाँ पे स्लिट वन होती है, स्लिट टू होती है, और यहाँ पे है हमारे पास स्क्रीन। अब मैं कह रहा था कि यार हमारे पास S1 S2 इन दोनों से कोई ना कोई लाइट रे निकलेगी और वो किसी एक पॉइंट पे मर्ज करेगी। अगर इन दो पॉइंट के बीच में कुछ ना कुछ पाथ डिफरेंस होगा, क्यों पाथ डिफरेंस होगा, क्योंकि हमें साफ देखने से पता चल रहा है कि S2P बड़ी है और S1P छोटी है। लेकिन अब हमने क्या कर दिया यार, हमने यहाँ पे एक ग्लास स्लैब भी इंट्रोड्यूस कर दिया, मतलब कोई भी एक मीडियम इंट्रोड्यूस कर दिया किसी एक थिकनेस टी का और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स न्यू का। तो इस केस में क्या होगा, अब कुछ ना कुछ एडिशनल पाथ डिफरेंस आ जाएगा फिर से। पहले भी S1 S2P के बीच में पाथ डिफरेंस आ रहा था, लेकिन अब कुछ और पाथ डिफरेंस आएगा। तो अगर अब कुछ और पाथ डिफरेंस आएगा तो उसकी वजह से क्या होगा, आपके इंटरफेरेंस पैटर्न में कोई चेंजेस नहीं होंगे। आपके इंटरफेरेंस में पहले जो डार्क ब्राइट बन रहे थे अभी भी वही बनेंगे, लेकिन बस होगा क्या, सिंस लाइट ने अपना पाथ थोड़ा सा चेंज किया है तो हमारे जो फ्रिंजेस होंगे वो थोड़े से ऊपर या नीचे शिफ्ट कर जाएंगे। मतलब फॉर एग्जाम्पल, पहले पॉइंट पी पे सपोज बन रहा था ब्राइट फ्रिंजेस, लेकिन बस अब क्या होगा, अब पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि पॉइंट पी पे बन रहा हो डार्क और पॉइंट पी से थोड़ा सा ऊपर बन रहा हो ब्राइट फ्रिंजेस। मतलब फ्रिंजेस की पोजीशन ऊपर या नीचे चेंज हो जाएगी। क्या ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया? यस सर। डन। यस सर। तो यार हमें निकालना है पाथ डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे लेंथ ट्रेवल्ड इन मीडियम, लेंथ ट्रेवल्ड इन मीडियम माइनस लेंथ ट्रेवल्ड इन वैक्यूम, लेंथ ट्रेवल्ड इन वैक्यूम, सॉरी।
अब इस डेल्टा पी का फॉर्मूला क्या होगा, या डेल्टा पी का फॉर्मूला मैं लिख सकता हूँ लेंथ ट्रेवल्ड इन अ मीडियम, वो हो जाएगी न्यू टी माइनस लेंथ ट्रेवल्ड इन वैक्यूम टी। तो ये हो जाएगा हमारे पास, सॉरी एक मिनट रुकना, ये हो गया म्यू टी माइनस टी, ठीक है, टी आ गया म्यू-1। एक बार समझा देता हूं हमने कैसे कैलकुलेट किया। यार मैंने बेसिकली ऑप्टिकल लेंथ ही कैलकुलेट करी है। मैंने कहा कि अगर कोई भी एक लाइट रे है जो ट्रैवल कर रही है किसी एक मीडियम में, इसकी थिकनेस मैंने टी ली है, तो मैंने बेसिकली उसकी ऑप्टिकल लेंथ निकाल ली है। तो ऑप्टिकल लेंथ कितनी आएगी? यार कंफ्यूज हो गए हो? रिपीट करूं? यस सर। डन। यार देखो मैंने डायरेक्टली ना एक स्टेप खा लिया है और कुछ नहीं किया। मेरे को बताओ, इधर है मीडियम, इधर है वैक्यूम, मैं इन दोनों लेंथ को डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि इधर मीडियम आ रहा है, इधर हमारे पास क्या आ रहा है, वैक्यूम आ रहा है। तो मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, अगर मैं डेल्टा पी लिखना चाहता हूं तो मेरे को लिखना पड़ेगा ऑप्टिकल लेंथ, ऑप्टिकल लेंथ जो इसने ट्रैवल करी होगी वैक्यूम के अंदर, माइनस लेंथ ट्रैवल्ड इन एयर या लेंथ ट्रैवल्ड इन वैक्यूम। समझो कैसे? भाई मैंने कहा S1P के लिए तो मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, ऑप्टिकल लेंथ लिखना पड़ेगा, क्योंकि वो किसी एक मीडियम से ट्रैवल कर रही है। लेकिन S2P के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, S2P तो पूरा का पूरा वैक्यूम में ट्रैवल कर रही है, तो लेंथ इन वैक्यूम, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तभी तो मेरे को पाथ डिफरेंस मिलेगा। क्या अब समझ यस में सर। आया? यस यस सर। सर। डन। अब ऑप्टिकल लेंथ का फॉर्मूला क्या था, ऑप्टिकल लेंथ का फॉर्मूला था हमारे पास न्यू टी माइनस लेंथ इन वैक्यूम। तो लेंथ इन वैक्यूम को हम टी ही लेके चलेंगे कि भैया जितनी लेंथ उसने कवर करी है ग्लास स्लैब में, उतनी ही लेंथ उतनी ही देर के लिए मैं कवर करा रहा हूं उसको वैक्यूम के लिए, इसलिए माइनस टी। अब इसमें से आप टी कॉमन ले लो तो आपके पास क्या बचेगा, म्यू-1 बचेगा। ये हमारे पास एक पाथ डिफरेंस की कंडीशन आ गई है। अब बस हमें इसको सब्स्टिट्यूट करना है और चेक करना है कि पॉइंट पी पे हमारा कौन सा फ्रिंजेस बनेगा। पहले अब यहां तक चेक कर लो और कंप्लीट कर लो। थोड़ा सा ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसके थोड़े से स्टेप्स करा रहा हूं, नहीं तो कोई मतलब नहीं था इसके स्टेप्स कराने का। थोड़ा सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। डन सर। डन, चलो भाई बहुत बढ़िया। अब भाई देखो क्या करना है, अगर ये मेरे मतलब बीच में मीडियम नहीं होता तो पॉइंट एक्स पे मेरे पास कंडीशन आती। क्या किसी को पोजीशन का फॉर्मूला याद है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर पोजीशन ऑफ द फ्रिंजेस? सपोज आप ले लो ब्राइट फ्रिंजेस बन रहा है या डार्क फ्रिंजेस बन रहा है, कुछ भी, फॉर्मूला फॉर पोजीशन भाई भूल गए हो? रिवीजन नहीं है रेगुलरली। याद है पोजीशन का फॉर्मूला निकाला था dp/d, और फिर मैंने आपको बताया था कि पाथ डिफरेंस ब्राइट के लिए होता है n लैम्डा, इसलिए हमारे पास पोजीशन फॉर ब्राइट फ्रिंजेस कितनी आ गई थी, n d λ/d। कुछ याद आया? यस सर। भाई थोड़ा सा मतलब रिवीजन मांगती हैं चीजें। तो अगर अब मैं x की वैल्यू निकालना चाह रहा हूं, अब ये तो हुआ हमारा, और इनिशियल, इनिशियल मतलब जब हमने दोनों लाइट रेस को वैक्यूम में पास किया था। लेकिन ये x डैश क्या है, जब मैंने बीच में एक मीडियम इंक्लूड कर दिया है, तो अब ये हो जाएगा dp'/d। भैया आपको इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, तो आपके पास आएगा dp' डिवाइडेड बाई डी माइनस dp/d। भैया बस कुछ नहीं करो, d/d कॉमन ले लिया तो हमारे पास बचा डेल्टा पी। डेल्टा पी मतलब पी डैश माइनस पी करके, ये हो गया डेल्टा एक्स। तो बस डेल्टा एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास डी। डेल्टा पी की वैल्यू अभी हमने कितनी डिराइव करी, म्यू-1 इंटू टी बाय स्मॉल डी। ये फाइनल फॉर्मूला आ गया आपके पास, किस्सा खत्म। चेक करो पहले, किसी को यहां तक डाउट हो तो पूछ लो प्लीज। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगा होगा ये वाला टॉपिक। डन सर। भाई सबका कंप्लीट हो चुका है? यस सर। डन। अब सिमिलरली आप इस फॉर्मूले को थोड़ा सा और कन्वर्ट कर दो। मेरे को बताओ व्हाट वाज द फॉर्मूला फॉर फ्रिंज विड्थ? सर लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। वेरी गुड, लैम्डा डी बाय स्मॉल डी। मेरे पास डी बाय डी दिख रहा है, तो क्या मैं डी बाय डी को रिप्लेस करके लिख सकता हूँ फ्रिंज विड्थ बाय लैम्डा? यस सर। तो हमारे पास आ गया एक और फॉर्मूला, फ्रिंज विड्थ बाय लैम्डा इंटू म्यू-1 इंटू टी। किस्सा खत्म। आप क्या करो, बस इस फॉर्मूले को चेक करके बताओ कि डेल्टा एक्स की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है या फिर नेगेटिव आ रही है, ये सोच के बताओ। डेल्टा एक्स की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है या फिर नेगेटिव आ रही है, क्योंकि उसी से आपका इंपॉर्टेंट कंक्लूजन बन रहा है। पॉजिटिव। वेरी गुड। भैया काफी लोगों को पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है।
एक बार क्विक रिकॉल करा दूंगा, बस पहले समझो। यार बीटा फ्रिंज विड्थ तो पॉजिटिव ही होगी, वेवलेंथ भी पॉजिटिव ही होगा। पॉजिटिव और नेगेटिव डिसाइड करेगा म्यू माइनस वन वाला टर्म। और आपने ये रे ऑप्टिक्स में पढ़ा हुआ है कि न्यू की वैल्यू कभी भी लेस देन वन नहीं हो सकती, ये हमेशा ग्रेटर देन वन होती है। तो अगर वैल्यू ग्रेटर देन वन है, उसको वन से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, तो याद रखो डेल्टा एक्स की वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी। इधर डेल्टा एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होने का मतलब क्या है? डेल्टा एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होने का मतलब यही है कि यार हमारी फ्रिंजेस शिफ्ट करेगी। डेल्टा एक्स का मतलब क्या है कि पोजीशन में डिफरेंस आ रहा है। डेल्टा एक्स की वैल्यू शिफ्ट करेगी, लेकिन वो किधर शिफ्ट करेगी? क्या वो ऊपर की तरफ शिफ्ट करेगी या नीचे की तरफ शिफ्ट करेगी? तो इससे हमें कंक्लूड हुआ कि यार ये वैल्यू ऊपर की तरफ शिफ्ट करेगी। जैसे मैं डायग्राम से समझा रहा हूं, समझो कि यार ये S1 है, ये S2 है, और मैंने कहा कि ये हमारे पास स्क्रीन है। पहले क्या हो रहा था कि सपोज भाई मैंने कोई मीडियम इंक्लूड नहीं किया था, कोई मीडियम इंक्लूड नहीं किया था, तो सपोज मेरे पास यहाँ पे सेंट्रल लाइन से, ये मेरा सेंटर पॉइंट है O, सपोज यहाँ पे मेरे पास सेकेंड ब्राइट फ्रिंज आ रहा है। भाई ध्यान देना, सेकेंड ब्राइट फ्रिंज आ रहा है। लेकिन जब मैं एक स्लैब इंक्लूड कर दूंगा, सपोज अब मैंने बीच में एक स्लैब इंक्लूड कर दी है, तो उसकी वजह से आपका सेकेंड ब्राइट फ्रिंज कहां बनेगा? थोड़ा सा ऊपर बनेगा, सेकेंड ब्राइट फ्रिंज। और ये कब होगा? ये तब होगा जब मैंने इसमें मीडियम इंक्लूड कर दिया होगा। क्या सबको ये बात समझ में आई? यस सर। Yes, sir. तो डेल्टा एक्स का मतलब क्या है? डेल्टा एक्स का मतलब ये ऊपर पॉजिटिव चेंज, इसको हम कहेंगे डेल्टा एक्स। तो बस क्वेश्चन आपसे यही पूछेगा कि भैया हमारे फ्रिंजेस कहाँ शिफ्ट होंगे, पॉजिटिव साइड या नेगेटिव साइड? मतलब जहां पे आपका स्लैब प्लेस्ड होगा, तो उस वाले केस में वो हमेशा ऊपर होगा। सपोज अगर मैं स्लैब नीचे वाले केस में इंक्लूड कर देता, तो फिर डेल्टा एक्स कहाँ आता आपका? फिर डेल्टा एक्स आपका नीचे आता, तो उस केस में आपका सेकेंड ब्राइट फ्रिंज नीचे बनता। अब मैं पूरी चीज रिकॉल करा रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं, फटाफट चेक करना आपको ये चीज समझ में आई या नहीं आई। रिपीट। भाई अगर हमने क्या किया था, S1P और S2P दोनों को वैक्यूम में ट्रैवल कराया था, तो हमारे पास पॉइंट P पे कोई ना कोई एक पर्टिकुलर फ्रिंज बन रहा था। अब हमें क्या चेक करना था कि अगर मैं किसी भी एक लाइट रे से एक मीडियम से पास करा दूं, तो उस केस में मेरे फ्रिंजेस पे क्या असर पड़ेगा? तो हमने देखा फ्रिंज विड्थ में कोई चेंजेस नहीं होंगे, क्योंकि हमने कैपिटल डी, लैम्डा, स्मॉल डी किसी की वैल्यू चेंज ही नहीं करी है। बस फर्क किस पे पड़ेगा? फ्रिंजेस की पोजीशन पे फर्क पड़ेगा। फ्रिंजेस की पोजीशन पे फर्क क्यों पड़ेगा? क्योंकि फ्रिंजेस की पोजीशन का फॉर्मूला होता है dp/d, मतलब पाथ डिफरेंस पे डिपेंड करती है। और हमारा पाथ डिफरेंस इस केस में चेंज हो रहा है ड्यू टू दी ऑप्टिकल लेंथ। तो याद रखो हमारे पास पाथ डिफरेंस की वैल्यू कितनी आएगी? अब आप चाहे तो बीच के स्टेप्स खा सकते हो। पाथ डिफरेंस की वैल्यू आएगी टी, थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब, म्यू माइनस वन। तो हमने बस वही वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, तो हमारे पास फाइनल फॉर्मूला आया कि न्यू पोजीशन डेल्टा एक्स विल बी डी म्यू माइनस वन टी बाय स्मॉल डी। इससे हमें क्या पता चला कि डेल्टा एक्स की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। डेल्टा एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होने का मतलब क्या है कि आप जिस भी लाइट रे के लिए ये स्लैब रखोगे, उस साइड की हमारी पोजीशन शिफ्ट हो जाएगी। अगर मैं स्लैब ऊपर रख रहा हूं, तो हमारी पोजीशन ऊपर की तरफ शिफ्ट होगी। अगर मैं स्लैब नीचे रख रहा हूं, तो हमारी पोजीशन नीचे की तरफ शिफ्ट होगी। डेल्टा एक्स की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। और कितनी पोजीशन शिफ्ट होगी वो हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे। डन सर। डन। चलो तो भैया फाइनली हमारा इंटरफेरेंस यहां से खत्म होता है। यहां तक कंप्लीट कर लो, फिर बस आपको एक क्वेश्चन देता हूं, उस क्वेश्चन को ट्राई करना। डन सर। डन। चलो आ जाओ भैया, एक क्वेश्चन पे आपको एक क्वेश्चन देता हूं, ट्राई करो वो आप क्वेश्चन। भाई क्वेश्चन बिल्कुल सीधा साधा। क्या क्वेश्चन है कि यार हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस गिवन है, कि यार हमारे पास एक सोर्स फिल्म है। अब आपको मैं क्वेश्चन में साफ पता चल गया, अगर मैं सोर्स फिल्म की बात कर रहा हूं, तो मतलब मैं कौन से कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं? मैं थिन फिल्म्स की इंटरफेरेंस। बात कर रहा हूं। कि यार हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस गिवन है साइन इनवर्स ऑफ 4/5, साइन इनवर्स ऑफ 4/5। क्वेश्चन कह रहा है कि हमें जब इस एंगल पे हम लाइट रेज को इंसिडेंट करा रहे हैं, तो हमारे पास डार्क बैंड्स बन रहे हैं, डार्क बैंड्स। और ये डार्क बैंड्स हमने किसके थ्रू लिए हैं? ये डार्क बैंड्स हमने रिफ्लेक्टेड रेज के थ्रू लिए हैं। तो क्वेश्चन में देखो सब कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है, लेकिन जो हमारे पास कॉन्जिक्यूटिव डार्क बैंड्स बन रहे हैं, बस एक चीज और देख लो क्वेश्चन हो जाएगा। जो हमारे पास कॉन्जिक्यूटिव डार्क बैंड्स बन रहे हैं, वो अलग अलग वेवलेंथ के बन रहे हैं। वो बन रहे हैं वेवलेंथ 6,100 आर्मस्ट्रॉन्ग एंड 6,000 आर्मस्ट्रॉन्ग के। तो हमें क्या बताना है?
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी गिवन है 4/3, हमें थिकनेस बतानी है सोप फिल्म की। चेक करो ये क्वेश्चन क्लियर हुआ या नहीं हुआ, बता देता हूँ क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। हमने व्हाइट लाइट ली, एंगल ऑफ इंसिडेंस 4/5 साइन इनवर्स का, डार्क बैंड्स बन रहे हैं दो अलग अलग वेवलेंथ के, क्योंकि मैंने व्हाइट लाइट ली है तो मैंने आपको बता दिया था व्हाइट लाइट में हमारे पास अलग अलग फ्रिंजेस बनेंगे अलग अलग कलर के। तो मेरे पास दो डार्क फ्रिंजेस बन रहे हैं कॉन्जिक्यूटिव अलग अलग कलर के, और उनकी वेवलेंथ कितनी है 6100 आर्मस्ट्रॉन्ग 6000 आर्मस्ट्रॉन्ग। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है 4/3, ट्राई टू कैलकुलेट द थिकनेस। अब सोचो कैसे कैलकुलेट करोगे इसकी थिकनेस। तो मैं आपको हिंट देता हूं क्या करना है, आपको स्टेप चेक करो। यार अगर आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस पता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है, तो आप सबसे पहले क्या कैलकुलेट करोगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन। सबसे पहले एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कैलकुलेट करके दो। प्रशांत एक बार बताओ ये कहां से छेपा मारा तुमने आंसर, इतनी जल्दी तो कैलकुलेट नहीं हो सकता। प्रशांत भाई ईमानदारी से बताओ। यस सर, सर ये गलती से चला गया सर, अच्छा पूरा नहीं गलती। है। यस। प्रशांत कहीं से देख तो नहीं रहे ना। नो सर, सर हाँ ये अभी लिखा है भी नहीं था, गलती से चला अच्छा, गया। क्योंकि आंसर तो यही है, पावर्स अलग है लेकिन आंसर तो यही है। तो मेरे को डाउट हो रहा तुम पे। देखो यार क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है तुम्हें, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। बस थोड़ी कैलकुलेशन मान सकता हूँ कि शायद से कैलकुलेशन डिफिकल्ट लगे। चलो ऐसा करते हैं साथ साथ कैलकुलेट करते हैं। आ जाओ सोल्यूशन, क्योंकि हमें फिर डिफ्रैक्शन वगैरह भी स्टार्ट करना है। सोल्यूशन, यार सबसे पहले मैंने कहा आप लगाओगे स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ लगाओगे तो हमें पता है साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सीधा सीधा फॉर्मूला स्नेल्स लॉ का, साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्योंकि नीचे आएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, उसको मैंने 1 ले लिया। अब साइन आई की वैल्यू चाहिए, तो यार हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस बोला हुआ है साइन इनवर्स ऑफ, कितना बोला हुआ है साइन इनवर्स ऑफ 4/5। तो भाई सीधा सीधा मैं लिख सकता हूं कि साइन आई इज इक्वल्स टू 4/5। अब यार मैंने आपको राइट एंगल ट्राइंगल मेथड में बताया हुआ है, मेरे को बताओ कौन से एंगल पे साइन की वैल्यू 4/5 होती है। काफी बच्चों को याद ही नहीं होगा भैया, अगर ये एंगल्स याद नहीं होंगे तो कैसे सॉल्व करोगे चीजों को। याद है मैंने राइट एंगल ट्राइंगल का तरीका बता रखा है कि यहाँ पे मार्क कर दो 3। साइन 53। वेरी गुड। तो ये हो जाएगा हमारा एंगल 93 और 90 डिग्री। 3 के अपोजिट सबसे छोटा एंगल 37, 4 के अपोजिट 53। साइन में होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 4/5 मतलब हो गया 53 डिग्री। तो साइन आई की वैल्यू 4/5, साइन आर की वैल्यू आपको चाहिए इज इक्वल्स टू न्यू। न्यू की वैल्यू हमें कितनी गिवन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की 4/3। प्लीज इसको सॉल्व करो और मेरे को साइन आर की वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ साइन आर की वैल्यू कितनी आ रही है। फ्रैक्शन में ही छोड़ देना, उससे ज्यादा सॉल्व मत करना, फ्रैक्शन में ही छोड़ के कैलकुलेट करके बताओ कितनी आ रही है। सर 3/5। 3/5, वेरी गुड। तो ये वैल्यू आ जाएगी 3/5, फ्रैक्शन में ही छोड़ दो। बाकी अगर आपको आंसर पता है तो बहुत ही बढ़िया, हमें पता ही हो जाएगा 37 डिग्री। साइन आर आ गया, पहले यहां तक सब लोग कंप्लीट कर लो, फिर 2 स्टेप्स बचे हैं आपके आंसर्स आ जाएंगे, पहले अब यहां तक कंप्लीट कर लो। जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिले थिन फिल्म्स में, मैंने आपको बताई रखा है स्टेप 1 आपको यही रहेगा कि आपको एंगल आर निकालना है। क्षितिज क्या बात है यार, बहुत बढ़िया सही आंसर है आपका। डन सर। डन। यार साइन आर निकल गया। रिफ्लेक्टेड रेस के लिए अभी हमने फॉर्मूला किया था, रिफ्लेक्टेड रेस के डार्क फ्रिंजेस के लिए क्या कंडीशन थी, कंडीशन थी हमारे पास 2 μ t cos r इज इक्वल्स टू एन लैम्डा। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपके पास तो साइन आर आया है, अब आप क्या कैलकुलेट करोगे,
कॉस आर कैलकुलेट करोगे। तो मुझे बताओ साइन की हेल्प से कॉस कैसे कैलकुलेट करूंगा। तो भैया मेरे को आर की वैल्यू पता चल गई 37 डिग्री, तो आप कॉस आर निकाल लो। तो बताओ कॉस 37 कितना लिखूं मैं साइड में। भैया cos 37 होगा हमारे पास 4/5। तो बस इसको यही लिख दो 4/5। तो 2 × न्यू की वैल्यू कितनी है, न्यू की वैल्यू अभी हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, थिकनेस हमें फाइंड करनी है। ये हो जाएगा cos 37 इज इक्वल्स टू n लैम्डा। लेकिन हमें दो वेवलेंथ गिवन है, तो आप इसमें दो केसेस बनाओगे। पहला केस 2 × न्यू की वैल्यू हमें गिवन थी 4/3 इज इक्वल्स टू थिकनेस हमें फाइंड करना है। भाई सब लोग प्लीज स्टेप चेक करते रहो, कोई डाउट है तो पूछ लेना मेरे से। cos 37 की वैल्यू 4/5, एन की वैल्यू एज इट इज छोड़ दो, और वेवलेंथ हमारे पास कितनी आई है 6100 आर्मस्ट्रॉन्ग। फिर सेकेंड केस में आप क्या लिखोगे, सेम इक्वेशन लिखोगे 2 × 4/3 टी इंटू 4/5। लेकिन अब यहां पे आप लिखोगे n+1 या n-1 भी लिख सकते हो। क्या कोई बताएगा मैंने n+1 क्यों लिखा है। यार मेरे को ऐसा लग रहा है आपको ये वाला क्वेश्चन नहीं समझ में आया, प्लीज पूछ लो यार जहां पे भी डाउट है। तन्वी, प्रशांत। सर डाउट नहीं है, लेकिन n+1 क्यों लिखा ये नहीं लगा बस ये पता। नहीं पता, क्योंकि क्वेश्चन में ये चीज कहा हुआ है कॉन्जिक्यूटिव डार्क फ्रिंजेस। कॉन्जिक्यूटिव डार्क फ्रिंजेस मतलब अगर मेरा ये एक फ्रिंज बन रहा है, पहला वाला फ्रिंज, इसको मैंने एन ले लिया, तो जो दूसरा फ्रिंज होगा उसको मेरे को क्या लेना पड़ेगा, n+1 लेना पड़ेगा। तो अगर मैंने 6100 के लिए n ले लिया है, तो 6000 के लिए मेरे को क्या लेना पड़ेगा, n+1 लेना पड़ेगा। क्या आप चीजें क्लियर हुई। यस सर। डन। यस सर। लेकिन बस मेरे को एक चीज और बता दो, मैंने इक्वेशन सही लिखी है या नहीं लिखी है, ये आपको चेक करना पड़ेगा। मेरे को बताओ सबसे पहला फ्रिंज कौन सी वेवलेंथ के लिए बनेगा, 6100 के लिए बनेगा या 6000 के लिए बनेगा, ये और चेक करके बताओ। 6000 के लिए। 6000। तो यार फ्रिंज विड्थ या पोजीशन, आप किसी भी चीज का फॉर्मूला क्यों ना देख लो, फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला देखो d λ/d। तो फ्रिंज विड्थ ज्यादा किसकी आएगी, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है। तो मेरे को 6000 किसके लिए लिखना चाहिए, n+1 के लिए लिखना चाहिए या n के लिए लिखना चाहिए, ये सोचो आप। या कंफ्यूज हो गए हो तो ऐसा रखो, आपको क्वेश्चन में रिस्पेक्टिवली बोला हुआ है, रिस्पेक्टिवली बोला हुआ है तो क्वेश्चन ने साफ कहा है कि ये किसके लिए बना हुआ है, ये पहले बना है, और ये किसके लिए बना है, ये बाद में बना है। आप चाहे तो ऐसे याद रख लो जैसे आपको इजी लगे। चल जाएगा इतना काम। यस सर। डन, बहुत बढ़िया। तो यार ये सारी वैल्यूज को कैलकुलेट करो, एन एन कैंसिल हो जाएगा, आपका टी की वैल्यू कैलकुलेट कर लो और वही आपका आंसर हो जाएगा। चलो अब से कंप्लीट करो, और कोई डाउट है तो पूछ लेना। क्षितिज आपका आंसर तो सही आया ही है, वेरी गुड। भाई सब लोग सॉल्व करेंगे, कोई खाली नहीं बैठेगा। इसके बाद फिर मैं स्टार्ट करूंगा डिफ्रैक्शन। तन्वी आंसर सही आ रहा है लेकिन पावर्स गलत आ रही है, एक बार पावर्स फिर से चेक करो आप। ओके सर। फाइनल आंसर आना चाहिए 1.7 × 10⁻⁻5 मीटर्स। लेकिन सबका -3, अच्छा आपने सेंटीमीटर में लिखा है, मैं फिर यस ठीक है। सर। हाँ फिर ठीक है, फिर ठीक है। तन्वी फिर तो आपका आंसर भी सही है अगर आपने सेंटीमीटर में कैलकुलेट किया है तो, देन इट्स फाइन। तो यहां लिख देता हूं भैया ताकि कंफ्यूज मत हो जाना। आप सब लोगों का आंसर 1.7 × 10⁻³ सेंटीमीटर्स में आ रहा है, बिल्कुल सही है। लेकिन बस ऑप्शंस में हमेशा चेक कर लेना कि मीटर्स में गिवन है या सेंटीमीटर्स में गिवन है आंसर।
उस चीज को जरूर चेक कर लेना। अगर आप सबका यहां तक कंप्लीट हो गया है तो बता दो, फिर मैं अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करूं। अब डिफ्रैक्शन। डन सर। डन, चलो आओ, आ जाओ भैया अब नेक्स्ट टॉपिक पे, डिफ्रैक्शन। अब आप बोलोगे सर आप कंफ्यूज कर रहे हो, क्योंकि इसमें सारी कंडीशन घूम फिर के वही आएगी जो हमने इंटरफेरेंस में पढ़ी है। डिफ्रैक्शन, सबसे पहले तो याद रखो इंटरफेरेंस में हमने यूज करी थी डबल स्लिट, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। लेकिन डिफ्रैक्शन में हम क्या यूज कर रहे हैं? सिंगल स्लिट यूज कर रहे हैं, सिंगल स्लिट। जैसे यार आपको स्कूल में भी पढ़ाया होगा कि अगर आप दो ब्लेड्स लो, ये आप घर पे भी ट्राई कर सकते हो। सपोज आपने दो शेविंग ब्लेड्स लिए, उन दो शेविंग ब्लेड्स के बीच में गैप आपने बहुत ही कम रखा, बहुत ही कम। अब दो ब्लेड्स के थ्रू आप किसी एक ट्यूबलाइट को देखो। जब आप इन दो ब्लेड्स के थ्रू किसी एक ट्यूबलाइट को देखोगे, तो क्या आपको ये जो बीच में गैप है ये पूरा का पूरा व्हाइट दिखाई देगा या कुछ और पैटर्न दिखाई देगा? सर कलर्ड होगा। वेरी गुड। तो हम देखेंगे कि जब हम ट्यूबलाइट को इन दो ब्लेड्स के गैप के बीच में देख रहे हैं, तो ये हमें एक कलर्ड पैटर्न तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन साथ के साथ हमें इस टाइप के ऑल्टरनेटिव डार्क फ्रिंजेस एंड ब्राइट फ्रिंजेस मिलेंगे। कि भैया सेंटर में हमें हमेशा मिलेगा ब्राइट, फिर बीच में डार्क, फिर से बीच में ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क। इस तरीके का आप नोटिस करोगे कि आपको फ्रिंजेस मिल रहे हैं। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि यार हम तो सिंगल स्लिट यूज कर रहे हैं। अगर हम सिंगल स्लिट यूज कर रहे हैं तो अब की बार तो इंटरफेरेंस नहीं हो सकता, क्योंकि इंटरफेरेंस के लिए तो हमें दो वेव्स चाहिए, दो वो चाहिए कोहेरेंट वेव्स, जो कोहेरेंट की तरह एक्ट करेगी। लेकिन इधर क्यों फिर हमारे पास वो आ रहा है, पैटर्न आ रहा है? क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, मैंने क्या पूछा? मैंने कहा कि यार फ्रिंजिस बन रहे हैं, तो इंटरफेरेंस में तो समझ में आ रहा था फ्रिंजेस क्यों बन रहे हैं, क्योंकि भैया दो लाइट रेस सुपरपोज कर रही थी, तो कहीं ना कहीं इंटेंसिटी, कहीं ना कहीं एम्पलीट्यूड ऐड हो गए थे, कहीं ना कहीं एम्पलीट्यूड सब्ट्रैक्ट हो गए थे। लेकिन इधर तो एक सिंगल स्लिट है, एक सिंगल लाइट रे ट्रेवल कर रही है, तो फिर इधर का कोई इंटरफेरेंस पैटर्न आ रहे हैं? सर क्योंकि जो हमने गैप छोड़ा है उसमें जो एजेस है उसमें से लाइट बेंड हो रही है। वेरी गुड। तो डिफ्रैक्शन का मतलब ही क्या है? लाइट रेज की बेंड होना। भाई हमने क्या नोटिस किया कि यार सपोज मैं कह रहा हूं कि ये हमारे पास एक ओपनिंग है, स्लिट ओपनिंग, और यहाँ पे मैंने एक स्क्रीन रखी हुई है, यहाँ पे मैंने एक पॉइंट सोर्स रख दिया लाइट का। लॉजिकली रेक्टिलिनियर मोशन से हमें क्या लगता? हमें रेक्टिलिनियर मोशन से लगता कि हमारी स्क्रीन पे ब्राइट पोर्शन सिर्फ कितना होना चाहिए? सिर्फ इतना ही ब्राइट पोर्शन होना चाहिए जितने पोर्शन से लाइट रे पास करके निकल रही है। लेकिन हमने प्रैक्टिकली क्या देखा कि यार ये लाइट रे है ना, सिर्फ इतने ज्यादा ब्राइट पोर्शन पे नहीं है, ये थोड़ा एज से बेंड कर रही है, और मेरे को एडिशनल ब्राइट पोर्शन मिल रहा है। इतना वाला पार्ट और इतना वाला पार्ट, ये मेरे को एडिशनल ब्राइट पोर्शन मिल रहा है। तो ये एडिशनल ब्राइट पोर्शन क्यों मिल रहा है? ये इसलिए मिल रहा है क्योंकि जब भी हमारी स्लिट की ओपनिंग बहुत छोटी होगी तो लाइट रेस हमेशा बेंड करेगी, और लाइट रेस अगर बेंड कर रही है तो इन दो लाइट रेस के बीच में फिर से कुछ ना कुछ पाथ डिफरेंस, कुछ ना कुछ फेज डिफरेंस आएगा, और जब ये दो लाइट रेस सुपरपोज करेगी तो फिर से हमारे पास पैटर्न बनेंगे। तो इसलिए ये पैटर्न बन रहे हैं ड्यू टू द डिफ्रैक्शन। चेक करो अब ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया? यस सर। डन। अब इस पे एक्टिविटी करनी है, तो एक्टिविटी को ध्यान दो। क्या एक्टिविटी है? सिंपल सादी एक्टिविटी है यार। अगर मैं आपसे पूछूं एक पॉइंट सोर्स है, उससे लाइट रे कैसे निकलती है? सर स्फेरिकल वेव फ्रंट होता है। वेरी गुड, स्फेरिकल वेव फ्रंट होता है, तो उससे लाइट रे हमारी इस तरीके से, एक तरीके से कह सकते हो डाइवर्जिंग लाइट रेज निकलेगी। लेकिन हम चाहते हैं कि हमें लाइट रेज पैरेलल मिले, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक अपना कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं, और इस पॉइंट सोर्स को हम बिल्कुल उसके फोकस पे रखते हैं। तो आपने रे डायग्राम्स में ये भी पढ़ा होगा रे ऑप्टिक्स में, कि अगर हमारे पास कोई भी लाइट रे फोकस से ट्रैवल करती हुई आ रही है, तो वो आफ्टर रिफ्रैक्शन कैसी बन जाएगी? वो आफ्टर रिफ्रैक्शन हमारे पास बन जाएगी पैरेलल लाइट रेस। तो मैंने इस तरीके से लाइट रेस को पैरेलल बना दिया। तो बस याद रखना कॉन्वेक्स लेंस का काम क्या है? बस लाइट रेस को पैरेलल बनाना। फिलहाल बस इतना ही काम है कॉन्वेक्स लेंस का। अब जो ये तीन लाइट रेज निकल रही है, इसको हम पास कर देंगे, जो भी ये लाइट रेज निकल रही है इसको हम पास कर देंगे स्लिट ओपनिंग से। तो इसको मैंने पास कर दिया स्लिट ओपनिंग से। तो इस पॉइंट को ले लो पॉइंट ए, इस पॉइंट को ले लो पॉइंट बी, और इस पॉइंट को ले लो पॉइंट सी, और यहां पे मैंने रख दी है स्क्रीन। अब भैया चेक करो,
सपोज मैं फाइंड करना चाहता हूं कि पॉइंट पी पे मेरा किस टाइप का फ्रिंजेस बनेगा, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट ए से पॉइंट पी तक एक लाइन को ड्रॉ करेंगे, फिर पॉइंट बी को पॉइंट पी से ड्रॉ करेंगे, और पॉइंट सी को पॉइंट पी से ड्रॉ कर देंगे। अब मुझे बताओ ये तीनों लाइट रे की जो लेंथ ट्रेवल्ड है वो सेम है या अलग अलग है? अलग अलग। अलग अलग है। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि पॉइंट पी पे डार्क बनेगा या ब्राइट बनेगा? तो हमें पता चलेगा विद द हेल्प ऑफ पाथ डिफरेंस। और पाथ डिफरेंस कौन सी दो लेंथ सब्ट्रैक्ट करके मिलेगा? सर जो बड़ी वाली होगी उस छोटी वाली से जिसका पार्ट डिफरेंस होगा कुछ। तो सीपी माइनस हम करेंगे एपी। हम सिर्फ पहली लाइट रे को लेंगे और किसको लेंगे? लास्ट वाली लाइट रे को लेंगे। अगर मैं इन दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस कैलकुलेट कर लूं और ये मेरे को एन लैम्डा के बराबर मिल जाए, तो मतलब मेरे को कंडीशन मिल जाएगी कि यहाँ पे डार्क फ्रिंजेस बनेंगे या ब्राइट फ्रिंजेस बनेंगे। पहले अब यहाँ तक आराम से चेक करके बता दो, कोई डाउट है तो पूछ लो। नो सर। डन, पहले यहाँ तक कंप्लीट करो फिर आगे बात करता हूँ। डायग्राम वायग्राम ड्रॉ कर लो, क्योंकि अब मैं डायग्राम में कुछ और भी चेंजेस करूंगा, तो पहले यहाँ तक आराम से ड्रॉ कर लो। और पता नहीं एक दो बच्चे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, बाकी नहीं कर रहे हैं। क्षितेज तुम बताओ, कोई डाउट है क्या? आंचल, अंकिता? नो सर। ओके, इस बढ़िया। डन सर। डन, चलो बढ़िया। सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम सेंटर पॉइंट के लिए। याद रखो, सबसे पहले हम हमेशा डिस्कस करेंगे सेंट्रल फ्रिंज के लिए। तो सेंट्रल फ्रिंज पे मैंने क्या किया भैया, इस ए को कंबाइन किया, इस बी को कंबाइन किया और इस सी को कंबाइन किया। तो मेरे को बताओ सेंटर पॉइंट पे पाथ डिफरेंस या फेज डिफरेंस कितना आएगा? सर 0। भाई वेरी गुड। अगर मैं सेंटर पॉइंट की बात कर रहा हूं तो ए से लेके ओ तक और सी से लेके ओ तक सबकी लेंथ सेम होगी। बीओ की लेंथ अलग होगी, लेकिन ए ओ और सी ओ इन दोनों की लेंथ सेम होगी। सिंस इन दोनों की लेंथ सेम होगी तो हमारे पास पाथ डिफरेंस 0 आएगा। तो मैं यहां लिख रहा हूं एट सेंटर पॉइंट, सेंटर फ्रिंज। उस केस में हमारे पास क्या होगा, हमारी ए ओ की लेंथ सी ओ के बराबर होगी। तो हमारे पास पाथ डिफरेंस 0 आएगा। अगर हमारे पास पाथ डिफरेंस 0 आ रहा है तो याद रखो, मैंने आपको इंटरफेरेंस में भी बताया था कि सेंटर पे हमेशा और हमेशा क्या मिलेगा मेरे को, हमेशा और हमेशा ब्राइट फ्रिंज मिलेगा मैक्सिमम इंटेंसिटी का। ब्राइट फ्रिंज ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी। मैक्सिमम इंटेंसिटी क्यों? क्योंकि इन सबका ही पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस 0 आएगा, इसलिए मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगा। लेकिन अब हमें डिस्कस करना है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पी पे, तो जरा इस पर्टिकुलर पॉइंट पी पे नोट डाउन करेंगे अब। क्या नेक्स्ट स्लाइड पे चले जाऊं? यस सर। डन। तो अगर हम पर्टिकुलर पॉइंट पी की बात कर रहे हैं, अब बहुत सिंपल है, पता है डिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस से बहुत ज्यादा सिंपल है। तो भैया ये मैंने पॉइंट ए लिया था, ये मैंने इसका मिड पॉइंट बी लिया था, और ये मैंने इसका लास्ट पॉइंट सी लिया था। याद रखना बी मिड पॉइंट है, और इस तरीके से मैंने लाइट रे को कंबाइन किया था। अब मैंने कहा था कि यार अगर हम पॉइंट पी पे फाइंड करना चाहते हैं कि पॉइंट पी पे कौन सा फ्रिंजेस बनेगा, तो आप पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करना सीपी माइनस एपी, और इसको मैं इक्वेट कर देता हूं किसी भी एक टर्म एन लैम्डा से। एन लैम्डा से, जहां पे n की वैल्यू 0 से स्टार्ट नहीं हो सकती, n की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी। क्यों? क्योंकि n की वैल्यू 0 पे तो मेरे को पता ही है कि n की वैल्यू 0 पे सेंटर फ्रिंज बनेगा, और सेंटर फ्रिंज हमेशा ब्राइट बनेगा। तो मैं तो n की वैल्यू यहाँ पे 1 से स्टार्ट कराऊंगा। अब भैया चीजों को चेक करो। सपोज मैंने n की वैल्यू 1 ली, भाई ध्यान देना, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। सपोज मैंने n की वैल्यू 1 ली, तो मेरे को बताओ पाथ डिफरेंस कितना बन जाएगा? 1 लैम्डा। वेरी गुड, पाथ डिफरेंस बन जाएगा 1 लैम्डा। अगर पाथ डिफरेंस 1 लैम्डा बन रहा है, भाई ध्यान दो, पाथ डिफरेंस अगर 1 लैम्डा बन रहा है तो मतलब ए से लेके सी तक के बीच में पाथ डिफरेंस 1 लैम्डा है। तो मेरे को बताओ ए से लेके बी तक के बीच में पाथ डिफरेंस कितना बनेगा? सर लैम्डा बाय 2। क्या सबको ये बात क्लियर हुई? यस सर। डन। तो मैं यहां लिख रहा हूं साइड में, आप समझ जाना प्लीज। डेल्टा पी बिटवीन ए बी, ये हमारा बनेगा लैम्डा बाय 2। सिमिलरली पाथ डिफरेंस बिटवीन बी सी, वो भी कितना हो जाएगा? लैम्डा बाय 2। तो अब एक चीज इमेजिन करो जो मैं बोल रहा हूं। सपोज मैंने क्या किया, ए से लेके बी तक मैंने लाइट रेस को दो पार्ट्स में डिवाइड किया। सपोज दिस इज लाइट रे 1 एंड दिस इज लाइट रे 2। और बी से लेके सी तक भी मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, लाइट रे 3 एंड लाइट रे 4। तो यार अभी आप खुद सोचो, अगर मैं आपसे बोलूं लाइट रे 1 और लाइट रे 2, सॉरी लाइट रे 1 और लाइट रे 3 ये पॉइंट पी पे मर्ज हो रही है,
तो भैया 1 और 3 के बीच में पाथ डिफरेंस तो लैम्डा बाय 2 का आएगा। अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 2 का आ रहा है दो वेव्स के बीच में और वो पॉइंट पी पे मर्ज कर रही है, तो वो डार्क फ्रिंज बनाएगी या ब्राइट फ्रिंज बनाएगी, बस ये सोच के बताओ। सर डार्क फ्रिंज। तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, आपका आंसर बिल्कुल सही है। चेक कर लो भैया सबको समझ में आया या नहीं आया। हर एक लाइट रे जो ए बी और बीसी के बीच में लाई करेगी, हर एक लाइट रे जो ए बी और बीसी के बीच में लाई करेगी, उनके बीच में पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 2 का आएगा। और आपको ये याद रखना है कि जब भी पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 2 का आएगा तो वो डार्क फ्रिंज बनाएगा। तो अगर मेरी लाइट रे 1 कंबाइन हो रही है 3 के साथ पॉइंट पी पे, तो डार्क फ्रिंजेस। फिर सिमिलरली 2 और 4 कंबाइन होगी तो वो भी डार्क फ्रिंजेस बनाएगी। तो अल्टीमेटली अगर मेरा कभी भी पाथ डिफरेंस लैम्डा के बराबर आ रहा है तो डेफिनेटली मैं समझ जाना चाहिए कि भैया हमारे पास किस टाइप के फ्रिंजेस बनेंगे, हमारे डार्क। पास डार्क फ्रिंजेस बनेंगे। चेक करो ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई। डन सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो अब हमारे पास एक फॉर्मूला आ जाएगा, किस चीज का फॉर्मूला आ जाएगा, हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा एंगुलर विड्थ का। एंगुलर विड्थ का फॉर्मूला मैं आपको याद दिलाता हूं, हमने ऑलरेडी ये पढ़ रखा है। क्या आपको याद है मैंने आपको बोला था कि अगर आपको एपी और सीपी के बीच में पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करना है तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम सर पॉइंट ए से एक परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। और अगर आपको याद हो वो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर लिया था, इसको वैल्यू हम लिखते हैं स्मॉल डी, तो मैंने लिखा था कि ये आएगा पाथ डिफरेंस डी साइन थीटा के बराबर। और हमारा ये थीटा एंगल बहुत छोटा होगा। जब भी एंगल बहुत छोटा होता है साइन थीटा थीटा में रिप्लेस हो सकता है और थीटा किस में रिप्लेस हो सकता है, टैन टैन थीटा। थीटा में। इधर हमें टैन थीटा का कोई यूज नहीं है, तो मैं सीधा सीधा लिखूंगा डी थीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा। तो भैया हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आ गई, सॉरी थीटा की वैल्यू आ गई लैम्डा बाई डी। और यहाँ पे एन, एन जहां पे एन की वैल्यू इंटीजर में होगी 1 2 इस तरीके से। चेक कर लो हमारे पास एंगुलर विड्थ का फॉर्मूला आ गया, कंडीशन फॉर डार्क फ्रिंजेस आ गई है। सब लोग चेक कर लो। डन सर। भाई डन बाकी सर। बच्चों से, हाँ बोलो परमिंदर, डन कंप्लीट है, समझ में भी आ गया। यस सर। साक्षी प्रशांत, बढ़िया। यस चलो सर। देन, बढ़िया। फिर आ जाते हैं भैया ब्राइट फ्रिंजेस के बारे में। ब्राइट फ्रिंजेस, तो यार ब्राइट फ्रिंजेस के लिए बिल्कुल उल्टा कॉन्सेप्ट है। देखते जाओ इस पे क्वेश्चन कैसा आएगा भी हाथ के हाथ वो भी करा देता हूं। कि भैया ब्राइट फ्रिंजेस के केस में अगर ये मैंने फिर से ए लिया, ये बी लिया और ये सी लिया, भाई मैं कह रहा हूं कि अब मेरे को फिर से पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करना है जो डी साइन थीटा के बराबर था, लेकिन अब मैं इसको 2n-1 लैम्डा बाय 2 के बराबर रख रहा हूं। मतलब अज्यूम कर लेते हैं कि सपोज मैंने ये पाथ डिफरेंस कितना लिया, सपोज ये पाथ डिफरेंस मैंने 3 लैम्डा बाय 2 लिया, मतलब लैम्डा बाय 2 के टर्म्स में लिया। तो अब आप मेरे को बताओ कि अब आप ए से लेके सी तक वाले पार्ट को कितने टर्म्स में तोड़ोगे, ए से लेके सी तक को आप कितने सेगमेंट्स में तोड़ोगे। तो भैया साफ सीधी बात है, क्या मैं इसको लिख सकता हूं लैम्डा बाय 2 प्लस लैम्डा बाय 2 प्लस लैम्डा बाय 2। मतलब अगर मैं 3 लैम्डा बाय 2 के पार्ट्स लूं तो मेरे को 3 लैम्डा बाय 2 मिलेगा। यस सर। तो इसको आप 3 सेगमेंट्स में तोड़ोगे, बी और डी। देखो 3 सेगमेंट्स हो गए, 1 2 3 सेगमेंट। अब ध्यान दो इससे मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। ए से लेके बी तक के बीच में पाथ डिफरेंस कितना होगा, ए से लेके बी तक के बीच में भी पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 2, बी से लेके डी तक के उसमें कितना होगा, वो भी लैम्डा बाय 2 होगा। और डी से लेके सी तक के बीच में भी पाथ डिफरेंस कितना होगा, लैम्डा बाय 2 होगा। भाई 3 अलग अलग लाइट रेस को ले लो। यार पता नहीं मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है तुम लोगों को साइड से रिस्पॉन्ड कम आ रहा है या कुछ है। भैया सपोज ये लाइट रे 1 ली, ये लाइट रे 2 ली, इन दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 2 का होगा। तो अगर ये पॉइंट पी पे मर्ज करेंगी तो कौन सा फ्रिंज बनाएंगी, डार्क फ्रिंज। डार्क। डार्क। लेकिन भैया अगर अब मैं लाइट रे 3 को लूं तो लाइट रे 1 ने और 2 ने तो आपस में कैंसिल कर लिया एक दूसरे को, क्योंकि इन दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 2 का था। तो 1 और 2 ने जब मर्ज किया तो कैंसिल करके डार्क बना लिया। लेकिन 3 को कैंसिल करने वाला कोई भी नहीं है, तो अकेला 3 बच जाएगा, अकेला ये वाला सेगमेंट बच जाएगा। ये दोनों तो आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे। तो जब अकेला ये वाला पार्ट बचा है, इसको किसी ने कैंसिल नहीं किया, तो ये क्या बनाएगा, ये ब्राइट ब्राइट फ्रिंज फ्रिंज। बनाएगा। क्या यहां तक की बात क्लियर हो गई। यस सर। तो सर। आपको ये चीज क्या पता चला
कि हमने जो इंटरफेरेंस में कंडीशन पढ़ी थी डिफ्रैक्शन में एग्जैक्टली अपोजिट हो गई है। तो मैं यहां लिख रहा हूं एग्जैक्टली अपोजिट हो गई है कि जब भी मेरा पाथ डिफरेंस एन लैम्डा के टर्म्स में आएगा तो अब की बार वो बनाएगा डार्क फ्रिंजेस, और जब भी मेरा पाथ डिफरेंस 2n λ/2 के टर्म्स में आएगा तो ये हमेशा बनाएगा अब की बार ब्राइट फ्रिंजेस। और दूसरी बात कि भैया अब मेरे को कभी भी n की वैल्यू 0 से स्टार्ट नहीं करनी, क्योंकि n की वैल्यू 0 पे सेंट्रल फ्रिंज बनेगा, और सेंट्रल हमेशा ही क्या बनेगा, सेंट्रल हमेशा ही ब्राइट बनेगा। तो आप इन दोनों केसेस में n की वैल्यू किससे स्टार्ट करोगे, n की वैल्यू 1 से ही स्टार्ट करोगे। डन डना डन। यस सर, डन। बढ़िया। अब दूसरा कॉन्सेप्ट जो मेन कॉन्सेप्ट है जिसपे क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल आता है, ध्यान दो, डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। मैंने आपको बताया था इंटरफेरेंस के अंदर जो हमारे डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस बन रहे हैं, क्या उन दोनों की इंटेंसिटी सेम होती है या अलग अलग होती है, और दोनों की जो विड्थ होती है वो अलग अलग होती है या सेम होती है, ये बताओ। सर सेम, सेपरेशन सेम होती है, फ्रिंज विड्थ तो याद कांस्टेंट। रखना इंटरफेरेंस में डिफरेंस क्या है, हमारे जो डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस बनेंगे वो सब के सब सेम विड्थ के बनेंगे और सेम इंटेंसिटी के बनेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई ज्यादा ब्राइट है कोई कम ब्राइट है, नहीं, जो भी हमारे इंटरफेरेंस पैटर्न बनेंगे, यहां ड्रॉ करके दिखा रहा हूं, सारे के सारे सेम विड्थ सेम ब्राइटनेस, सेम विड्थ सेम ब्राइटनेस, कोई चेंजेस नहीं होंगे। लेकिन याद रखो हमें डिफ्रैक्शन से अभी अभी एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन मिला। क्या इंपॉर्टेंट कंक्लूजन मिला भाई, याद रखो सेंट्रल पॉइंट पे ही हमारा मैक्सिमम इंटेंसिटी का होगा, मैक्सिमम इंटेंसिटी का। उसके बाद याद रखना इंटेंसिटी डिक्रीज होती रहती है। क्या कोई प्रूफ करके बता सकता है कि इंटेंसिटी डिक्रीज क्यों होती रहती है? भैया बस लास्ट चीज बता दो, इंटेंसिटी डिक्रीज क्यों होती रहती है? सर क्योंकि जब हम स्लिट को डिवाइड करते हैं तो फिर वो जो लास्ट वाला इंडिपेंडेंट पोर्शन बच जाता है, उससे ही सिर्फ तो ब्राइट आते हैं और बाकी से डार्क। तो समझो इंटेंसिटी क्यों रिड्यूस होती है, ध्यान दो। यार एक बार बताओ, अभी मैंने तुम्हें बताया अगर मैं पाथ डिफरेंस 3 λ/2 ले रहा हूं तो मैंने ए से लेके सी तक को कितने सेगमेंट्स में डिवाइड किया था? 3। 3 सेगमेंट्स में। तो ये एक सेगमेंट बन गया था बी, ये एक सेगमेंट बन गया था डी। तो इसमें कितनी लाइट रे कैंसिल हो गई थी और कितनी लाइट रेज ने ब्राइट बनाया था? सर 2 लाइन कैंसिल हो गई थी और एक ने ब्राइट बनाया था। वेरी गुड। तो ये लाइट रे 1 और ये लाइट रे 2, ये लाइट रे 1 और लाइट रे 2 ये दोनों कैंसिल हो गई थी, वेरस हमारी ये जो लाइट रे 3 है सिर्फ इसने ब्राइट बनाया था। लेकिन सपोज अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं पाथ डिफरेंस ले रहा हूं 5 λ/2। तो आप मेरे को ये बताओ 5 λ/2 के केस में आप ए से लेके सी तक को कितने सेगमेंट्स में तोड़ोगे? 5। वेरी गुड, आप 5 सेगमेंट्स में तोड़ोगे। तो ये हो गया सेगमेंट 1, फिर ये हो गया सेगमेंट 2, फिर ये हो गया सेगमेंट 3, और फिर ये हो गया सेगमेंट 4, और इस तरीके से मेरा सेगमेंट 5 आ जाएगा। चेक करके बताओ भैया, किसी को इसमें डाउट आ रहा है? नो टोटल सर। चेक करो, 5 सेगमेंट बन गए, 1 2 3 4 5, एक ज्यादा बन गया। तो अब देखो अब क्या होगा भैया, सेगमेंट 1 एंड सेगमेंट 2 मतलब लाइट रे 1 लाइट रे 2 ये दोनों डार्क बनाएगी, लाइट रे 3 एंड लाइट रे 4 ये भी डार्क बनाएगी, लेकिन एक अकेला ब्राइट कौन सी बनाएगी? 5 वाली। तो इधर डार्क बनाने के लिए दो लाइट रे रिस्पॉन्सिबल है, दो लाइट रेस डार्क सुपर पोजिशन डार्क फ्रिंजेस बना रही है, लेकिन इधर कितनी लाइट रेस डार्क फ्रिंजेस बना रही है? 4। तो भैया इधर डार्कनेस ज्यादा होगी, तो इसलिए इधर जो हमारे पास ब्राइट फ्रिंज की इंटेंसिटी होगी वो क्या होगी? इंटेंसिटी रिड्यूस हो जाएगी। क्या सबको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? यस सर। वेरी गुड। सिमिलरली अगर मैं पाथ डिफरेंस लूं 7 λ/2 तो इसमें आप 7 पार्ट्स में तोड़ोगे, 6 पार्ट्स, इधर जैसे 4 पार्ट्स हैं, फिर 6 पार्ट्स डार्क बनाएंगे और अकेला 7th पार्ट ब्राइट बनाएगा। तो 6 के 6 लोग मिलकर डार्क बना रहे हैं, तो इंटेंसिटी और रिड्यूस होगी। इसलिए आप मेरा फर्स्ट डायग्राम नोटिस करो, मैंने फर्स्ट डायग्राम में ही अपने फ्रिंजेस की देखो मैंने इंटेंसिटी और विड्थ सब कुछ डिक्रीज करते हुए गया हूं। डन सर। डन। चलो भैया बहुत बढ़िया। तो बस यही कॉन्सेप्ट था हमारा, सीधा सीधा इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन, किस्सा खत्म।
डन सर। तो आज के लिए अब इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा क्योंकि छोटा सा ही टॉपिक बचा है, पोलराइजेशन एंड पोलराइड्स। तो बस वो छोटा सा टॉपिक बचा है, वो नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाएगा। ठीक है, डन डन डन। यस सर। ओके।